डियर स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर में हमने भोजन एवं पोषण के अंतर्गत प्रोटीन के वर्गीकरण के बारे में आपसे चर्चा की। इस चैप्टर में हम अब आपसे बात करेंगे प्रोटीन के कार्यों के बारे में, यानी जो हमारे शरीर में प्रोटीन के कार्य होते हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोटीन, जो भी हम आहार में प्रोटीन लेते हैं, वो प्रोटीन हमारे शरीर में निम्नलिखित कार्य करते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहला जो कार्य होता है शरीर की वृद्धि और विकास करना, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोशिकाएं जो का निर्माण होता है और बहुत सारे ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं, या जिसे हम कह सकते हैं ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। और ऑर्गन्स जो है हमारे सिस्टम का निर्माण करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे जितने भी अंग हैं, हमारे शरीर के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, जितने भी अंग हैं, उन सारी बॉडी पार्ट जिसमें कि कोशिकाएं पाई जाती है, वो कोशिकाएं हमारे कोशिकाओं की वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और यदि हम देखें तो जल के बाद जो हमारी बॉडी में स्थान होता है वो प्रोटीन का ही होता है। शरीर के शुष्क वजन का आधा भाग जो अगर हम देखें तो प्रोटीन का बना होता है। शरीर में कुल प्रोटीन 1/3 भाग मांसपेशियों में, 1/5 भाग अस्थियों में और 1/10 भाग त्वचा में, तथा शेष भाग जो है प्रोटीन का वो रक्त में, लसिकाओं में, हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज़ आदि में विद्यमान रहता है। इसके अलावा शरीर निर्माण की जो सबसे लघुतम इकाई है, यानी सबसे छोटी जिसे हम कह सकते हैं यूनिट जो है जो सेल होती है, वो भी प्रोटीन की ही बनी होती है। और शरीर की प्रत्येक कोशिका अपनी कार्य क्षमता, अपने जीवन वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन पर निर्भर रहता है। कोशिकाओं में उपस्थित जो साइटोप्लाज्मा है और जीव द्रव्य जो है, जैसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, तथा न्यूक्लियस जो होता है, तीनों ये सब चीज़ें प्रोटीन से ही बनी होती है। इसके अलावा हमारे जो बाल हैं, अस्थियां हैं, नाखून हैं, त्वचा, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज़, जितनी भी ग्रंथियां हैं, इनके निर्माण के लिए भी प्रोटीन आवश्यक होता है। ये भी प्रोटीन के द्वारा ही निर्मित होती है। और इसके साथ साथ जब हम बहुत ज़्यादा निरंतर कार्य करते रहते हैं, हमारी वृद्धि होती रहती है, तो साथ में हमारी कोशिकाओं की टूट फूट भी होती रहती है, जिसकी मरम्मत करना, या जिसको हम कह सकते हैं कि रिपेयर करना बहुत ही आवश्यक होता है। और ये जो सारा कार्य है ये प्रोटीन की उपस्थिति में ही संभव होता है। तो प्रोटीन की आवश्यकता इसलिए हर उम्र में होती है। अगर युवावस्था तक देखें तो शरीर की जो वृद्धि और विकास निरंतर होता रहता है। एक शिशु जब पैदा होता है तो उसका वज़न 2.5 किलो से 3 किलो तक होता है, तथा लंबाई 16 से 18 इंच की होती है। परंतु यही शिशु जब 17 से 18 वर्ष का हो जाता है तो इसकी जो लंबाई है 5 से 6 फीट तक, और वज़न जो है 60 से 70 किलो का हो जाता है, और एक वो व्यक्ति की तरह, यानी नौजवान व्यक्ति बन जाता है। इसका अर्थ है कि शरीर में निरंतर वृद्धि और विकास होता रहता है। प्रोटीन ही है जो वृद्धि और विकास के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। इसके अलावा गर्भावस्था में भी यदि हम देखें तो गर्भावस्था में जब माँ गर्भ धारण करती है तो उसके गर्भ में एक नए जीवन की शुरुआत होती है। फलतः गर्भवती माता को प्रोटीन संबंधी जो आवश्यकताएं हैं वो बढ़ जाती है। गर्भस्थ शिशु माता के रक्त से अपनी अमीनो अम्ल शोषित करता है, जिससे उसकी वृद्धि और विकास होता है। इसके अलावा शिशु का जब जन्म होता है तो उसके बाद शिशु की शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है, और वह 6 माह में दुगना और 1 वर्ष में तिगुना वज़न प्राप्त कर लेता है। अर्थात जन्म के समय यदि शिशु का वज़न 3 किलो है या 2.5 किलो है तो हम कह सकते हैं कि 6 माह में उसका वज़न दुगना हो जाएगा और 1 वर्ष में उसका वज़न तिगुना हो जाता है। इसके अलावा स्तनपान की जो अवस्था है, यानी लैक्टेटिंग पीरियड जो है, यानी धात्री अवस्था जिसे हम कह सकते हैं, जब माँ अपने शिशु को दूध पिलाती है, उस समय दूध निर्माण के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तक शिशु की वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है। प्रौढ़ों के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता कम महत्वपूर्ण नहीं होती। वृद्धावस्था में भी जब कोशिकाओं की टूट फूट ज़्यादा होती रहती है, उस समय उनके जो हाथ पैर, उनकी गर्दन, अंग आदि पर झुर्रियाँ पड़ने लगती है, उस समय भी प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है। उस समय भी प्रोटीन बहुत ही आवश्यक होता है। इसका मतलब ये है कि प्रोटीन जो है हमारे पूरे जीवन भर
करने के लिए आवश्यक होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड फंक्शन जो इम्पॉर्टेंट होता है प्रोटीन का, तंतुओं के पुनर्निर्माण और उसके मरम्मत के लिए। तो मरम्मत की जब हम बात करते हैं तो जितनी भी कोशिकाएं और ऊतक हैं एक जैसे क्रियाशील और नर्म नहीं रहते हैं, वे समय समय पर पुराने होते जाते हैं, टूटते रहते हैं। निरंतर श्रम करने और विभिन्न शारीरिक क्रियाएं जब हम करते हैं तो उस समय भी ये निरंतर टूटना और इनमें टूट फूट होती रहती है। इसके अलावा जब बीमार पड़ जाते हैं, किसी में चोट लग जाती है, जल जाने पर या कोई दुर्घटना होने पर वहाँ की कोशिकाएं टूट जाती है। तो उन कोशिकाओं की मरम्मत करने के लिए और पुनर्निर्माण के लिए उनको वापस से उसी सही स्थिति में लाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ये जो सारा कार्य होता है वो इसका मतलब है कि प्रोटीन की उपस्थिति में ही संभव होता है। अब शिशुओं में, बच्चों में, गर्भवती और धात्री माता को अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है और ज़्यादा क्रियाशील रहने पर भी प्रोटीन की आवश्यकता में वृद्धि हो जाती है। अब तीसरा हम इसी में साथ में हम ये देख सकते हैं कि जो ऑपरेशंस वगैरह के दौरान, यानी जब किसी का बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है या जटिल ऑपरेशन होता है या कोई भी किसी भी प्रकार का जब ऑपरेशन होता है, उस केसेस में भी टूट फूट ज़्यादा होती है, वहाँ पर भी रक्त बहुत ज़्यादा निकल जाता है। उस समय भी रक्त के निर्माण के लिए, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए प्रोटीन की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा फाइब्रिन ही फाइब्रोनेजिन का जाल बनाती है, जिसमें श्वेत और लाल रक्त कणिकाएं तथा रक्त के ठोस भाग जो है आकार में फंस जाते हैं और रक्त का बहना बंद हो जाता है, वहाँ पर भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोटीन जो है हमारे रक्त के लिए भी काफ़ी आवश्यक है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट कार्य होता है शरीर के विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करना और साथ में उनको नियमित करना। तो प्रोटीन जो हमारे शरीर की विभिन्न करना, यानी अम्ल और क्षार का जो बैलेंस है उसको बनाए रखने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन हमारे शरीर में अम्ल और क्षार की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब कभी हमारे शरीर में अम्ल अथवा क्षार की मात्रा की अधिकता या कमी हो जाती है तो उस स्थिति में प्रोटीन स्वयं अम्ल या क्षार की तरह कार्य करता है, जिसे प्रोटीन बफर कहा जाता है। बफर का मतलब होता है न्यूट्रलाइज करना या उसको उदासीन बनाना, और अम्ल और क्षार की मात्रा को संतुलित रखता है। इसी कारण से रक्त की जो क्षारीयता है वो बरकरार रहती है और रक्त में pH कांस्टेंट रहता है। नहीं तो अगर मान लो अम्ल की मात्रा ज़्यादा हुई तो अम्लीय हो गया, क्षारीय हो गया, लेकिन इस तरह का नहीं होता, क्योंकि प्रोटीन जो है वो बैलेंस बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसके बाद जो फंक्शन होता है यानी हार्मोन्स का निर्माण करना, यानी जितने भी हार्मोन्स हमारी बॉडी के हैं उनके निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। ये हार्मोन्स विभिन्न गतिविधियों को नियमित और नियंत्रित करते हैं, जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन जो हमारे गले की ग्रंथि में पाया जाता है, ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित करता है। इंसुलिन जो हार्मोन है जो कि प्रोटीन के द्वारा निर्मित है, रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखता है। इसी तरह से पिट्यूटरी ग्रंथि है, एड्रेनल, नॉन एड्रेनल हार्मोन, यौन हार्मोन जो है विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं। इसके अगर प्रोटीन का अभाव होता है तो हमारे शरीर का जो निर्माण है, हमारे शरीर की जो प्रक्रियाएं हैं वो ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाती है। इसके बाद आता है एंजाइम्स का निर्माण करना, यानी जितने भी एंजाइम्स है, एंटीबॉडीज़ है, ये शरीर में विभिन्न रोगों से लड़ने हेतु एंजाइम्स का निर्माण करना, यानी हार्मोन्स जो है उसी की तरह ही एंजाइम्स भी प्रोटीन के बने होते हैं और प्रोटीन एंजाइम का निर्माण करते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं शरीर में विभिन्न क्रियाओं को संपन्न काइमोट्रिप्सिन एंजाइम है, अमाइलेज है, लाइपेस है, ये सारे एंजाइम्स जो हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं ये पाचन क्रिया में अपना योगदान देते हैं। इसके अलावा एंटीबॉडीज़ के निर्माण में, यानी एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो हमारे शरीर में विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं, उनके निर्माण में भी प्रोटीन का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो ये जो एंटीबॉडीज़ है इनका निर्माण भोजन में जो प्रोटीन की अगर न्यूनता हो जाती है तो एंटीबॉडीज़ का निर्माण नहीं हो पाता, जिससे जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसके अलावा जल संतुलन बनाए रखने में भी प्रोटीन अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। जैसे प्रोटीन की अगर शरीर में कमी हो जाए तो पानी की मात्रा बढ़ जाती है। रक्त में, प्लाज्मा में प्रोटीन कोलाइड्स के रूप में उपस्थित होता है, प्रत्येक कोशिका झिल्ली के द्वारा नहीं छन सकते, और प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन हमारे शरीर में परासरण दाब पैदा करता है, जिसकी वजह से शरीर में जल संतुलन बना रहता है।
अब ये जो परासरण दाब यानी वो दाब जो परासरण क्रिया द्वारा कोशिकाओं के कोशिका झिल्ली पर पड़ता है। तो प्रोटीन की कमी की दशा में रक्त में उपस्थित प्रोटीन के कण जो हैं रक्त वाहिनियों से बाहर निकल जाते हैं और उसमें पानी जमा होने लगता है। और ये जो कंडीशन है जिसे ऑडिमा कहा जाता है, यानी सूजन आना, एक तरह से पैरों में कई बार सूजन आ जाती है, वो प्रोटीन की कमी के कारण होती है। इसके अलावा मांसपेशियों के संकुचन में, यानी मांसपेशियां जो है हमारी मसल्स जो हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन लगातार होता रहता है। तो मांसपेशियों में निरंतर संकुचन और प्रसारण जिसे हम कह सकते हैं वो होते रहते हैं। मांसपेशियों में संकुचन और संकुचन के लिए जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है उसे हम मायोसिन कहते हैं और एक्टिन कहा जाता है। ये अनिवार्य होता है। मायोसिन और एक्टिन का निर्माण प्रोटीन के द्वारा ही होता है। तो मांसपेशियों के संकुचन में भी ये काफ़ी आवश्यक होता है। इसके लिए भी प्रोटीन काफ़ी आवश्यक होता है। जैसे कोलिन एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर होता है, नर्वस सिस्टम का कार्य करता है। इसमें मिथाइल समूह आवश्यक है जिसका निर्माण मीथियोनिन के द्वारा होता है। मीथियोनिन एक प्रकार का अमीनो अम्ल होता है। इसके अलावा विटामिन बी समूह के निर्माण के लिए नायासिन जो है, नियासिन जिसे हम कह सकते हैं, इसमें ट्रिप्टोफेन की आवश्यकता होती है। और ये अमीनो अम्ल की जो आवश्यकता होती है, ये अमीनो अम्ल नियासिन के निर्माण में पूर्ववर्ती की तरह कार्य करता है। तीसरा सेरोटोनिन, इसके निर्माण के लिए ट्रिप्टोफेन नामक अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम देखें कि विटामिन के निर्माण में एज ए प्रिकर्सर ये जो है वे प्रोटीन कार्य करता है। इसके अलावा रक्त का थक्का जमाने में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्य है, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ एंजाइम्स का निर्माण करना, हार्मोन्स का निर्माण करना। इसके अलावा रक्त का थक्का जमाने में प्रोटीन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि रक्त के जो प्लाज्मा में फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ये जब भी चोट लग जाती है, कट जाता है या दुर्घटना होने पर जब रक्त बहने लगता है, उस केसेस में अगर 4 से 5 मिनट के भीतर कई बार होता है कि ब्लड बहुत ज़्यादा निकलता रहता है, जमता नहीं है। ये रक्त का बाहर जमना भी काफ़ी आवश्यक होता है। अगर नहीं जमता है तो रक्त का हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा निकल जाता है। तो रक्त जमना एक जटिल प्रक्रिया होती है। ये जो प्रक्रिया है इसमें रक्त में उपस्थित फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन थ्रोम्बिन की उपस्थिति में फाइब्रिन प्रोटीन का एक जाल की रचना बन जाती है और इस जाल में रक्त कणिकाएं आकर फंस जाती है और रक्त का थक्का जमता है। और जब रक्त का थक्का जमता है तभी रक्त जो है उसका बहना बंद हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि रक्त का थक्का जमाने में प्रोटीन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। इसके लिए भी प्रोटीन इम्पॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर प्रोटीन किस प्रकार से इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे आंखों की दृष्टि के पटल पर जहाँ पर रेटिना होते हैं, इस रेटिना में शंकु और जो कहते सकते हैं रोड्स एंड कोन्स पाए जाते हैं। ये जो है आयोडोप्सिन और दंड में रोडोप्सिन नामक पिगमेंट पाए जाते हैं। ये वर्णक मंद रोशनी तथा रंग को देखने में मदद करते हैं। रोडोप्सिन में ऑप्सिन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है जो कि काफ़ी आवश्यक होता है। इसके अलावा स्थानांतरण के रूप में यानी ट्रांसपोर्ट के रूप में भी प्रोटीन कार्य करता है। जैसे रक्त में उपस्थित स्थानांतरण प्रोटीन जो है पोषक तत्वों को ऊतकों एवं कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए मदद करता है। जैसे लाइपोप्रोटीन जो है वसा को ऊतक तक पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करना और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए काफ़ी मददगार होता है। अगर यहाँ पर ग्लोबिन नामक प्रोटीन कम हो जाता है या प्रोटीन की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो हमारे पूरे रक्त में होनी चाहिए, पूरे शरीर में होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती, जिसके कारण से एनीमिया रोग हो जाता है। इसके अलावा विटामिन ए उसके लिए जो है वो भी काफ़ी आवश्यक होता है, उसके हमारी बॉडी में पहुँचाने में आवश्यक होता है। लौह तत्व को इसके स्थानांतरण में भी ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है रक्त का ऊर्जा प्रदान करने में, यानी एनर्जी के लिए, जैसा कि हमने कहा कि अगर कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारी बॉडी में कम मात्रा में उपस्थित होती है तो वहाँ पर प्रोटीन जो है ऊर्जा प्रदान करने का
इसके अलावा जो है दूध निर्माण में यानी मिल्क फॉर्मेशन में नवजात शिशु का जो प्रथम आहार है माता का दूध होता है। शिशु के सही पोषण के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम होता है और माँ के दूध के निर्माण के लिए प्रोटीन जरूरी होता है। क्योंकि माँ का दूध में केवल 1.2% प्रोटीन होता है, अतः धात्री माँ को अधिक मात्रा में प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। तो हम यहाँ पर सारांश में देखें, यानी अगर हम संक्षेप में देखते हैं तो प्रोटीन जो है इसके इम्पॉर्टेंट कार्य हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले जिसमें हमने बात करी थी शरीर की वृद्धि और विकास करना, दूसरे शरीर के विभिन्न क्रियाओं के संपादन में, तंतुओं के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत करने के लिए प्रोटीन काफ़ी आवश्यक होता है। इसके अलावा प्रोटीन जो है स्थानांतरण में आवश्यक होता है। एंजाइम्स के निर्माण करने में, जितने भी एंजाइम्स हैं उनके निर्माण करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मांसपेशियों के संकुचन के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। हार्मोन्स के निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। जल संतुलन बनाए रखने के लिए, इसके अलावा एंटीबॉडीज़ के निर्माण में, रक्त का थक्का जमाने के लिए और सामान्य दृष्टि में, और साथ में ऊर्जा प्रदान करने और दूध निर्माण के लिए भी प्रोटीन आवश्यक होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर में काफ़ी आवश्यक होता है और अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में जो रोग हो जाते हैं, जैसे बच्चों में जो रोग हो जाते हैं जिसके अंतर्गत क्वाशियोरकोर होता है, मरासमस या सूखा रोग जिसे कह सकते हैं, या मरासमिक क्वाशियोरकोर कहा जा सकता है। इसके अलावा बड़ों के अंदर भी अगर प्रोटीन कम होता है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होता है और साथ ही वृद्धि और विकास कम होने से शरीर में टूट फूट ज़्यादा होती रहती है और शरीर जो है वो संतुलित नहीं रहता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रोटीन की कमी के प्रभाव।